नमस्कार। स्टोरी बुके में पेश है मनीष वैद्य की कहानी वांग छी। पहाड़ी से गांव तक फैले सरसों के फूलों का पीला रंग उस 16 साल के लड़के की आंखों में उतर आया, जिसकी मूंछ की रेख अब घनी होने लगी थी। उसकी आंखें पीलेपन की सोने सी उजली चमक से भर उठीं। दूर पहाड़ी से गांव तक चौकोर आड़े तिरछे आयताकार खेतों के टुकड़ों में सरसों खिलखिला रही थी। इस खिलखिलाहट से धरती बाग बाग हो उठी थी। पेड़ पौधे गुनगुना रहे थे और फूलों से बतियाते भौरे उनसे गाना सीख रहे थे। बसंत की महक वाली शीतल हवा की पुरवाई सुकून देती थी। वो अपने घर से खेत की तरफ निकला था। गांव की घाटी से उतरते हुए उसकी नजर दूर खेतों के बीच पगडंडी से आती हुई जोई पर पड़ी। लड़का जानता था कि वो रोज सवेरे इसी वक्त खेत की तफरीह पूरी करके लौटती है। उसने अपनी चाल बढ़ा ली। जोई का ख्याल मन में आते ही उसकी सांसें तेज हो चली। उनके बीच कभी ज्यादा बातें नहीं होती थीं, लेकिन हर दिन आते जाते उसे देखना अच्छा लगता है। आंखें उसे देखने का मोह नहीं छोड़ पाती। सामने पड़ने पर जोई हल्के से मुस्कुराती है और एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर खुद ब खुद खिल उठती है। उसके कानों में न्यूट्वे छिन की मीठी धुन घुल जाती है। यह संगीत उसके भीतर से उमगता है। जोई तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे निकल जाती है और वो वहीं खड़ा उस मीठी धुन में खोया रहता है। दृश्य बदलता है और तेज धमाकों से उसका दिल दहलने लगता है। पहाड़ के दोनों तरफ से रह रहकर गोलियों की आवाजें आती हैं। रात के अंधेरे में गोलियों की चिंगारियां और बमों की आग चमकती है। धमाके की गूंज देर तक उसके कानों के पर्दों को कंपकपाती है। बारूद की गंध दूर खेतों और गांवों तक फैल गई है। रात के अंधेरे में माँ सूप पका रही है और उसकी भीनी खुशबू बासंती हवा में घुल रही है। न्यूथवी छिन के तारों पर पिता की उंगलियां तेजी से दौड़ रही हैं। लोग सुध बुध खोकर उस संगीत की धुन पर नाच रहे हैं। औरतों और आदमियों के झुंड मस्ती और जोश में हैं। संगीत उनकी आत्मा तक उतर रहा है। पेट्रोमैक्स के उजाले में ये जीवन का संगीत है और उसी की थिरकन। नाचते हुए जोई किसी कठपुतली में बदल गई है। एक पल को यकीन करना मुश्किल है कि वही लड़का अब कच्चे खपरेलों वाले मकान के इस छोटे से आंगन में खटिया पर बैठे एक साधारण से नाटे कद के आदमी में तब्दील हो चुका है, जिसके झुर्रीदार गाल पिचके हुए हैं, जिसके सिकुड़े हुए चेहरे पर दुख के गाढ़े रंग पुते हैं और छोटे छोटे सफेद सूखे निर्जीव से बाल पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। यही वह शख्स है जिसकी बूढ़ी मिचमिची आंखों से इतने सालों बाद भी ये टुकड़े टुकड़े सपने ओझल नहीं हुए हैं। वे उमड़ते हुए बेलौस चले ही आते हैं। इन आंखों ने कितना कुछ देखा है। एक से बढ़कर एक चटक और धूसर रंगों में जिंदगी के बनते बिगड़ते कोलाज इन भूरी कंजी पुतलियों के बीच से गुजरते हैं। कितनी बार आंखें छलछला आती हैं। कलेजे में कोई फांस धंसती है। सीना चाक हुआ जाता है। मन का पंछी कंटीले तारों के पार उड़ जाने को बेताब है। जोई पहाड़ी के दूसरी तरफ रहती थी और स्कूल में दोनों साथ पढ़ते थे। उनके खेत का रास्ता उसके घर के सामने से ही गुजरता था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। माँ उनके बहुत करीब थी। उन्होंने उसे जोई के बारे में बताया था। माँ उसे बहू के रूप में देखने लगी थी। इस लंबे वक्फे में उन्होंने सबसे ज्यादा शायद माँ को ही याद किया। बुरे दिनों में वे ही सबसे नजदीक रहीं। लगता था कि ये दिन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे और वे एक दिन फिर माँ की गोदी में सिर रखकर चैन की नींद सो सकेंगे। माँ के हाथ का बना सूप उनकी कमजोरी था। माँ से लंबे वक्त के लिए दूर थे तो उसने उन्हें कितना याद किया होगा। यह एक दुख माँ ही जान सकती है, दूसरा कोई नहीं। जानती थी कि उनका बेटा कड़े इम्तिहान से गुजर रहा है, लेकिन हर त्योहार से पहले अपने बेटे के लिए सूप बनाकर रखती।
बचपन की माँ को याद करते हुए वे फपक कर रो पड़ते। किसान पिता को दिन भर खेतों में खटते देखा और देर रात किताबें पढ़ते हुए देखा। वे न्यूथविचिन के तारों को छेड़ते हुए बसंत के गीत गाते थे। रात घिरते ही इस वाद्य की धुन गूंजती तो गांव के लोग उमड़ पड़ते। उन ठंडी रातों में यह दिलकश धुन लोगों के कलेजे में गुनगुनी आंच की तरह पहुंचती। क्योलिंग की शराब बसंत के इस त्योहार के उत्साह को दोगुना कर देती। वे देर रात तक खुशी में झूमते हुए ड्रैगन, लायन और कठपुतली की पारंपरिक शैली में नाचते गाते रहते। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद इतनी ऊर्जा वे न जाने कहां से लाते थे। वे लोग मानते थे कि न्यूथविचिन की मधुर आवाज पर पिता के उन गीतों के बिना बसंत का त्योहार पूरा नहीं होता। माँ सबके लिए सूप बनाती। 15 दिनों तक बसंत का कोरस चलता रहता। लेकिन इस बात को तो जमाना गुजर गया। अब तो बस भीतर कहीं ना कहीं कुछ धुंधली सी यादें भर रह गई हैं। वे तैश में आकर खुद से पूछते, और कितना लड़ें? पूरी जिंदगी हो गई लड़ते हुए, और कब तक लड़ें? फिर नजरें नीची कर लेते, मानो वे खुद गुनाहगार हों। कुछ देर की खामोशी के बाद भीतर से कहीं घुटी हुई आवाज आती, लड़ते लड़ते थक गया हूं। इस देह की बूढ़ी हड्डियां अब थकने लगी हैं। और अगले ही पल उनकी सांसें उखड़ने लगती। वे कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाते और घूंट भर पानी पीकर सहज होने की कोशिश करते। पर भीतर अब भी कुछ धधक रहा है। उस आंच से उनकी देह तांबई हुई जाती है। उनके किसी सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं। वे जब पूछते हैं तो हर कोई निरुत्तर हो जाता है, निशब्द। उनके आंगन से सटे हुए कमरे की दीवार पर एक श्वेत श्याम तस्वीर है, जिसमें गोल मटोल भरे हुए रौबदार चेहरे वाला औसत कदकाठी का एक हट्टा कट्टा नौजवान नजर आता है। चीनी सैनिकों वाली वर्दी पहने इस युवक की रंगत गोरी चिट्टी है और यह हैट तथा बड़े बूट पहनकर अकड़ कर खड़ा है। कौन कहेगा कि ये उनकी तस्वीर है? गांव के लोग हमेशा उनकी चिंता करते हैं। इधर जिस तरह भीड़ का आतंक बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं किसी दिन उनकी जान को कोई खतरा ना हो जाए। भीड़ के पास न आंखें होती हैं न दिमाग, सिर्फ धड़ के चेहरे पर चिपके हुए कान होते हैं। वे महज जोशीले नारों की भाषा सुनते हैं। किसी दिन कोई भीड़ उनके सामने पड़ जाए तो अकेले वे क्या कर लेंगे? उन्हें हर कोई जानता है, न भी जानता हो तो उनकी कदकाठी, चेहरे मोहरे और बोलने के तरीके से पहचानना मुश्किल नहीं। चीन के शांसी प्रांत में शियानयांग कस्बे के पास एक पहाड़ी गांव में वांग छी की माँ दूसरे खेतों में मजदूरी के छोटे मोटे काम किया करती और पिता अपनी छोटी सी खेती में कुछ न कुछ उगाने की कोशिश में जुटे रहते। वहां के ज्यादातर परिवारों की तरह वे खपरेलों वाली झोंपड़ी में रहते थे। वे लोग छोटे किसान थे या उनके लड़के फौज में तैनात थे। फौज वाले लड़के अपने माँ बाप के लिए कुछ पैसे जरूर भेज दिया करते और इस तरह वे बाकी परिवारों से थोड़े संपन्न दिखने लगते। गांव के लोग ऐसे लड़कों के नाम लेकर फख्र से उनके रुतबे की बढ़ा चढ़ाकर बातें किया करते। फौज में होने से पूरे परिवार की रोटी का पक्का इंतजाम मान लिया जाता था। शायद इसी वजह से उन्होंने फौज में भर्ती होने का सोचा होगा। परिवार को मदद जरूरी थी। कारण तो और भी थे। वो बचपन से ही दुनिया घूमने का सपना देखते रहते थे और फौज में रहते हुए यह आसान था। फौजी होने पर जोई से उनकी शादी का रास्ता भी खुलता था और यह भी कि उनके चेहरे पर रौब, बदन पर कसी हुई वर्दी, चमचमाते जूते, कंधे पर बंदूक, अच्छा खाना, उम्दा दर्जे की शराब और बाइक की सवारी अपनी तरफ खींचती थी। कुल मिलाकर गांव की उस बेरंग जिंदगी में किसी फिल्मी हीरो की तरह ग्लैमर उन्हें फौज में खींच ले गया था। कड़ी मेहनत की आदत और कसरती बदन होने से वे जल्दी ही अपने टास्क को पूरा कर लेते थे। तनख्वाह का बड़ा हिस्सा गांव आने लगा था। सब खुश थे और उनके आंगन में शहनाई बजने की तैयारी होने लगी थी। सांप सीढ़ी के खेल की तरह उनकी जिंदगी भी
सांप और सीढ़ी के बीच उलझ कर रह गई। एक सांप ने डसा तो आधी सदी तक फंसे रहे, और एक सीढ़ी चढ़े भी नहीं थे कि इस पकी उम्र में अब यह दुख भी देखना बाकी था। वे एक बार भटके तो जिंदगी भर घर नहीं लौट सके। बरसों तक अपने घर वापसी के मंसूबों की गठरी अपने मन में बांधते खोलते रहे। कभी माँ की याद आती तो कभी गांव को याद करके हिचते रहते। दोनों छोटे भाई याद आते, दोस्त याद आते, और हाँ, जोई भी। फौज में रहते हुए उनका कोई ठिकाना नहीं था। जहां तंबू गाड़ दिया जाता वहीं ठिकाना बन जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बियावान जंगल है, ठंडे बर्फ के पहाड़ हैं, या गर्म हवा में भट्टी बन रही चट्टानें। तंबुओं की जिंदगी उन्हें कभी रास नहीं आई, लेकिन कोई मलाल भी नहीं था। हाँ, यहां रहते हुए घर बेतहाशा याद आता था। अंधेरी रातों में दूर कहीं माँ का आंचल चमकता। जोई की आंखों के सपने उसकी आंखों में चले आते। सपने में पिता न्यूथवी छिन की धुन पर बसंत के गीत गाते। बांस का हैट लगाए खेतों में काम करते उघड़े बदन भाइयों की देह पर पसीना धूप में चमचम करता तो उनकी आंखें चौंधियाने लगती। वे हड़बड़ाकर उठ बैठते, बाहर निकल पड़ते, देर रात तक घूमते रहते, कभी जंगलों की तरफ तो कभी पहाड़ों की तलहटी में। मन करता कि आज ही लौट जाएं। एक एक पल भारी लगता, लेकिन कमांडर का यह सूत्र पल भर में घर की दूरी को बढ़ा देता। सैनिक अपनी लड़ाई पूरी किए बिना कभी घर नहीं लौटता। तो क्या उनकी लड़ाई अब भी पूरी नहीं हुई? उनकी किस्मत में कब तक लड़ना लिखा है? तंबू के बाहर की दुनिया उन्हें आजाद ख्याली देती। वे ताजी हवा महसूस करते। उन्हें दुनिया का दायरा बड़ा होता नजर आता। रात के रहस्य में यह दुनिया और भी पेचीदा हो जाती। लंबे डग भरते हुए उन्हें हमेशा लगता कि सारी लड़ाई ज्यादा से ज्यादा धरती छीन लेने की ही तो है। इसी वजह से युद्ध होते हैं और हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं। धरती छीनने की प्यास जिनके प्राणों से बुझती है, वे कौन लोग होते हैं? उनकी तरह के सैनिक या आम लोग? ऊंचे लोग हर तरह के युद्ध से दूर होते हैं। वे शतरंज की बिसात पर नहीं होते। उनकी हाथों की पहुंच में राजा, रानी, हाथी, घोड़े और प्यादे सब होते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। सब हमारी समझ का फेर है। ऊंचे लोग अपने स्वार्थ के लिए दोस्त बनाते हैं और दुश्मन भी। कब दोस्त दुश्मन देश बन जाते हैं और कब दुश्मन देश दोस्त हो जाते हैं, कोई नहीं समझ पाता। छोटे हमेशा ऊंचे लोगों की छाया में जीते हैं, इसलिए उनके दोस्त सबके दोस्त और उनके दुश्मन सबके लिए दुश्मन होते हैं। हम सब महज हुक्म निभा रहे हैं, मात्र अपना काम कर रहे हैं तनख्वाह के एवज में। और ऐसी ही एक रात वे निकल पड़े थे उस अनजान सफर पर, जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। सन 63 की ठंडी रातों का वक्त था। उनका तंबू भारत की सीमा के पास लगा था। पहाड़ों पर बर्फ पिघल रही थी। उनके मन में कुछ यादें पिघल रही थीं। उन्होंने जूते के फीते कसे और बाहर निकल पड़े। पूरे चांद की उजली रोशनी में कपास की तरह सफेद झक बर्फीले पहाड़ों को निहारना मनोहारी था। बर्फ में उनके कीलों की तली वाले जूते धंसते। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि पहाड़ की चोटी से नीचे एक साफ सुथरी झील का पानी चमक रहा था। बर्फ के इर्द गिर्द छोटा सा जमीन का टुकड़ा, उस टुकड़े में कटोरे की तरह यह झील उनकी आंखों में बस गई थी। कोई अनजानी कशिश थी उस दृश्य में। वे खिंचते जा रहे थे। पहाड़ी से उतरकर वे झील की तरफ बढ़ने लगे। सुबह के धुंधलके से पहले का अंधेरा घिराया था, लेकिन वे तो अपने ही विचारों की धुंध में खोए थे। झील का पानी किसी योगी की तरह शांत था और किनारे पर अटूट शांति थी। उन्हें जीवन में कितने दिनों बाद ऐसा सुकून मिला था। अप्रतिम प्रकृति की सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर लिया था। वे उसमें खो चुके थे। पेड़ उन्नीदे बच्चों की तरह जाग रहे थे।
आसपास पेड़ों के झुरमुट में अभी उजास नहीं भरी थी। कुछ पंछी जाग गए थे और अपने पंखों को फड़फड़ाकर उनमें नया जोश जगा रहे थे। हल्की उजास में उन्होंने उन परिंदों को देखा जो इस तरफ के नहीं थे, हजारों मील दूर के किसी देश से यहाँ चले आए थे। वे हर साल हजारों की तादाद में यहाँ से वहाँ दुनिया भर में घूमते रहते हैं, सर्दियों में गर्म देशों और गर्मियों में ठंडे देशों की तरफ। उन्होंने सोचा कि आदमी के हाथ में धरती है तो उसने उन देशों को सीमाओं में बांट लिया। कहीं आसमान हाथ में आ जाता तो ये परिंदे कैसे आते जाते? ये परिंदे तो भूगोल भी नहीं पढ़ सकते। वे अपने विचारों में ही खोए हुए थे कि अनायास उनके करीब एक जीप रुकी। जीप से उतरे दो लोगों ने उन्हें घेरते हुए कड़क कर पूछा, क्या कर रहे हो? यहां तक कैसे पहुंचे? उन्होंने जो कुछ घटा था सब सच सच बता दिया, लेकिन पूछने वालों को इस पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमारे अफसरों के पास। तुम इस समय भारतीय सीमा में हो, अरुणाचल की पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर। कैसे मान ले कि तुम सिर्फ तफरीह के इरादे से आए थे? हो सकता है तुम जासूसी करने आए हो। वांगची ने जैसे भी हो सकता था समझाने का खूब जतन किया, लेकिन उनकी बात पर किसी को एतबार नहीं हुआ। उन्हें जासूसी के शक और बिना अनुमति सीमा में घुसने के आरोप में जेल डाल दिया गया। लगा था कि पूछताछ के बाद कुछ ही दिनों में उन्हें छोड़ देंगे। सच तो सच है, दुनिया की कोई अदालत उसे झुठला नहीं सकती। लेकिन वे शायद गलत सोच रहे थे। अपने आप को बेगुनाह साबित करने में उन्हें लंबा वक्त बीत गया। कभी इस जेल तो कभी उस जेल। उनका ठिकाना बदलता रहा, पर कैदी जीवन बरकरार रहा। परिवार ने चीनी दूतावास के जरिए खूब कोशिशें की, पर कुछ नहीं हुआ। अभी अभी युद्ध थमा था तो दोनों देशों के बीच भरोसे की बुनियाद भी कमजोर पड़ गई थी। उनके पास से न तो कोई साक्ष्य मिला और न ही कोई दस्तावेज। लिहाजा एक दिन अदालत ने उन्हें बेगुनाह साबित कर ही दिया। बेगुनाह होने का मतलब चीन चले जाना नहीं था। अभी उन्हें 10 साल भारत में ही रहना था। शांति से यह अवधि बिता लेने पर ही चीन जाने का अस्थायी वीजा मिल सकता है। उन्हें पुलिस ने यहाँ इस गांव तिरोड़ी में लाकर छोड़ दिया। फर्क इतना था कि पहले कैद की 4 दीवारी थी और अब वे सीमाओं में बंधे थे। पहले आसमान उनके हिस्से नहीं था, अब आसमान की छत उनके माथे पर थी। देश के बीचों बीच 3 पहाड़ों से घिरा तिरोड़ी गांव। इन पहाड़ों पर मैंगनीज की बड़ी बड़ी खदानें हैं, एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदानें। दर्जनों खाने और हजारों मजदूर। वे सुबह से शाम तक धरती की सुरंगों में गुम रहते और रात के अंधियारे में पसीने, धूल और मैंगनीज के चूरे में लथपथ बाहर आते थे। उनकी काली देह, रूखे धूसर बाल और चीकट कपड़े हाईमास्ट की रोशनी में दमकते थे। वे यहीं मेहनत मजूरी करने लगे। एक आटा चक्की पर काम करने लगे, जहां ज्यादातर मजदूर परिवार की औरतें अनाज पिसवाने आती रहती थीं। उन्हीं में एक थी सुशीला। वो गरीब घर में पली बढ़ी महार जाति की थी और उसकी मां के पास उसकी शादी करने लायक पैसे नहीं थे। उसके पिता बहुत पहले खदान धंसने से जान गंवा चुके थे। वांगची अपना दिल जोई को दे चुके थे। उनके लिए किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचना भी मुश्किल था। हालांकि जोई की शादी कई साल पहले वहीं के एक किसान के लड़के से हो गई थी। लोगों ने उन्हें और सुशीला की मां को जैसे तैसे तैयार किया तो वांगची का एक घर अब भारत में ही बस गया था। राशन कार्ड, आधार, 3 बच्चे और अब ये छोटा सा घर उनके मुकम्मल तौर पर भारतीय होने के प्रमाण थे। उनका नाम भी बदलकर राय बहादुर हो चुका था। वांगची उर्फ राय बहादुर। 2 नाम, 2 पहचान, 2 देश, लेकिन आदमी एक। अब वे पहले चिट्ठियों और बाद में वीडियो कॉलिंग के जरिए चीन में अपने परिवार के संपर्क में आ चुके थे। 10 साल का वक्त खत्म हुआ तो वे सुशीला और बच्चों के साथ चीन में अपने घर जाने को बेचैन हो उठे। लंबी मशक्कत के बाद उन्हें कुछ दिनों का वीजा मिला तो वे सब चीन पहुंच गए। करीब 50 साल बाद उन्होंने अपने गांव में खेतों की लंबी कतारों के पीछे खड़े पहाड़ों को गौर से देखा, फिर उनके पीछे से झांकते भूरे सफेद पहाड़ों को भी।
जो चटख धूप में चमक रहे हैं। उनका भतीजा खेतों में ट्रैक्टर चलाकर जुताई कर रहा है। अब यहाँ के खेत भी कितने बदल गए हैं। अब यहाँ हलों से नहीं, ट्रैक्टर से खेती होती है। वे खेत की मेड़ पर बैठे हुए सोच रहे हैं, क्या यह मिट्टी ही मुझे हजारों मील से दूर यहाँ वापस लौटा लाई है। अब बाजार आने जाने के लिए साइकिलें नहीं हैं, उनकी दीवार से सटकर कार खड़ी हैं। जब भाई और भतीजे उन्हें लेने कार से आए तो हैरत हुई थी। भाई ने उन्हें गले लगा लिया था। घर वालों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को फटी फटी आंखों से देखते रहे, मिलते रहे, आंसू बहते रहे। हर कोई उनसे गले मिलने और देर तक बात करना चाहता था, पर उनका मन तो जैसे कहीं हिलक कर रह गया था। माता पिता की तस्वीरों के सामने कैंडल जल रहा था। कैंडल के उजाले में उनके चेहरे बदले हुए लग रहे थे, बूढ़े, उदास और थके हुए जर्द चेहरे। उनकी यादों में तो माँ पिता के बचपन के चेहरे ही बसे हुए थे। भाई बताते हैं कि अब बसंत के त्योहार पर कुछ नहीं होता। दुकानें खूब सजती हैं। त्योहार अब लोगों के भीतर और घरों में नहीं आते, वे बाजार की तेज रोशनी में दमकते हैं। कुछ चीजें खरीदकर लोग अपने अपने घरों में टीवी के सामने बैठे रहते हैं। पिता का न्यूत्वे छिन भी अब नहीं रहा। घर के पिछवाड़े पड़ा हुआ बारिश के पानी से फूल गया था और फिर एक दिन कबाड़ के साथ घर से बाहर हो गया। वे चाहते थे कि सुशीला उनके साथ चीन में रहे, लेकिन ये चाहना और हकीकत में होना दो अलग बातें थीं। वो कभी इसके लिए तैयार नहीं थी। वे सोचते जिंदगी भर घर वापसी के सपने देखते हुए जब थक गए तब कहीं इस पकी उम्र में लौट सके हैं। अब वे फिर उसी जगह चले जाना चाहते हैं जहां से इस घर के भ्रम में मुड़े थे। अब वहीं लौटना चाहते हैं जिसे बरसों तक दुश्मन का घर मानते रहे। लेकिन उनकी नजर में अब कहाँ बचा कोई दुश्मन। वे बेचैन हैं उस तरफ लौटने को। वे तय नहीं कर पा रहे कि कहाँ है उनका घर, इधर या उधर। कितना अच्छा होता कि इस इधर उधर के बीच कोई दीवार न होती, तब वे इन दोनों घरों के बीच आसानी से आवाजाही करते कितने खुश रहते। और वे वाकई ज्यादा वक्त वहां नहीं रह सके। लौट आए पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर तिरोड़ी। सुशीला उनकी जिंदगी में नमक की तरह घुल चुकी थी। अब वह उनकी जरूरत और हिम्मत थी। वे सोचते कि बची हुई जिंदगी यहीं गुजार लेंगे, पर उनकी किस्मत में कितने पेच हैं ये उन्हें भी नहीं पता था। अभी 2 साल भी नहीं बीते थे कि अचानक बड़े भाई चले गए और उन्हें न चाहते हुए भी एक बार फिर अकेले चीन जाना पड़ा। लेकिन उनका मन यहीं छूट गया था। इस बार न जाने क्यों उन्हें भेजने को सुशीला का बिल्कुल मन नहीं था। दूर रहते हुए भी वे उसके आसपास बने रहे। यहाँ उन्हें सबसे ज्यादा उसी की याद सताती है। उधर जाकर बड़ी दिक्कत ये हो गई कि उन्हें वापस भारत लौटने का वीजा नहीं मिल पा रहा था और इधर सुशीला की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इस बीच 2 बार पासपोर्ट रिन्यूअल भी हो गया था। बीजिंग उनके गांव से 1200 किलोमीटर दूर है। फिर भी 4 महीनों में 8 बार दूतावास के चक्कर काट चुके हैं। पहले कहा गया कि आवेदन में गलतियां हैं, फिर कहा कि ई वीजा के लिए आवेदन करो। उन्होंने इसकी 6,000 रुपये फीस भर दी। 2 दिन बाद मेल आया कि आवेदन रिजेक्ट हो गया है, पेपर वीजा के लिए बीजिंग में आवेदन कीजिए। फिर गए तो जवाब मिला कि दिल्ली से क्लियर होकर आएगा तब बनेगा। सुशीला के लिवर में सूजन बढ़ती जा रही है। गांव के लोगों ने शहर के अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। गांव वालों की मदद से इलाज शुरू हुआ, पर अब इलाज का खर्च बढ़ता ही गया। परिवार के लिए ये मुश्किल वक्त था। कई जगह पैसों के लिए हाथ पैर मारे, पर कहीं से कोई राहत नहीं मिली। वो बिस्तर पर पड़े पड़े अपने राय बहादुर को याद करती रहती। वे भी फोटो देखकर तो कभी वीडियो कॉल कर मन बहलाते, दिलासा देते, लेकिन वीजा मिलने में देर पर देर होती जा रही थी। सरहदी कानून इंसान को आने जाने से रोक सकते हैं, पर उनसे जुड़े रिश्ते और भावनाओं को कैसे रोके। कई सालों तक भारत में रहने वाले वांग छी फिर एक बार यहां आने के लिए लड़ रहे हैं।
चिंताएं घेरने लगती हैं। वहां सुशीला उनके बारे में क्या सोच रही होगी? उनके यहाँ आते समय कितनी आशंकाएं थी उसके मन में। वो नहीं चाहती थी कि वे जाएं। वो हमेशा कहती थी कि जो होना था हो चुका, यहीं रहो। 2 वक्त की रोटी जहां मिल जाए वही अपना मुल्क, वही अपना घर। वह उन्हें अपनी जिंदगी में कैद कर लेना चाहती है। यह प्रेम है या उसका डर? डर भी तो प्रेम से ही उपजता है। जिससे प्रेम नहीं, उसके चले जाने का डर भी कैसा? वह कहीं यह तो नहीं सोच रही कि वे अपने घर जाकर उसे भूल चुके हैं? उसकी आंखों में छलकते आंसुओं की भाषा वे खूब समझते हैं। बिछुड़ते वक्त उसकी आंखों के भयावह बियावान में उन्होंने साफ देखा था आशंका के सवालिया निशान को। भरोसे की डोर उसे न थामती तो वो शायद भर भरा कर गिर गई होती। उसका भरोसा बचा रहे, किसी तरह इस बार उसके आंगन में पहुंच सकूं। लेकिन कैसे? यहां तो कोई सुनने वाला नहीं। वे खींच पड़ते हैं। सब तरफ एक जैसे ही संगदिल लोग हैं। पहले उधर से इधर आने की मशक्कत और अब इधर से उधर जाने की। सालों साल तक हमारे साथ खेल किया, अब वीजा के लिए क्यों खेल करते हो? इंडियन सरकार ने कभी कोई मुआवजा नहीं दिया और चीन सरकार ने तो पूर्व सैनिक होने के नाते पेंशन और जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं दिया। अफसरों को चिट्ठी भी लिखी पर कुछ नहीं हुआ। कुछ समझ नहीं आता। क्या करें कि यहां से निकल सकें? कोई राह नहीं। कितनी बार गिड़गिड़ा चुके हैं अफसरों के सामने, पर कोई नहीं सुनता। पत्थर के ऊंचे दफ्तरों में रहते हुए वे भी पत्थर हो चुके हैं। वे कागजों की भाषा समझते हैं, लेकिन किसी के भीतर का दुख नहीं पढ़ पाते। धड़कनों की भाषा कैसे समझ पाते? उनके आसपास से ढलती हुई सांझ का मध्यम उजाला लगातार कम हो रहा है। न्यूत्फेछेन की एक उदास धुन उनके भीतर गूंज रही है। उन्होंने आसपास देखा, निपट अंधेरे के सिवा वहां कुछ नहीं था। कोई नहीं गा रहा था, लेकिन उनके भीतर वह उदास धुन अब भी गूंज रही है। लगातार अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। स्टोरी बुके में आज आपने सुनी मनीष वैद्य की कहानी वांग छी।